हेलो दोस्तों, स्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 12th क्लास हिंदी बुक पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति का हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। इसमें मैं आप सबको लाइन बाय लाइन इस पाठ का अर्थ समझाने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। इसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। इनका ये भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। ये लोग आप लोग याद रखिएगा सभी लोग कि जो संपूर्ण क्रांति या पाठ जो है हमारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए भाषण का यह एक अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो यह हमारा क्या है, एक ऐतिहासिक भाषण है। तो यहाँ सबसे पहले जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। यानी भाषण के क्रम में जयप्रकाश नारायण अपने छात्र संघर्ष समिति के जो भी उनके युवक साथी थे, जो नागरिक थे, जो असंख्य नागरिक यानी जिनकी संख्या गिनी ना जा सके, असंख्य थे, उन नागरिकों को, भाइयों और बहनों को बोलते हैं। क्या कहते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। यानी जब जयप्रकाश नारायण भाषण देने लगे तो सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में बता रहे हैं कि अभी अभी जो उन्होंने कविता आप लोग को सुनाई, तो वो कविता वास्तव में तो वो सुनाना चाहते थे, लेकिन पहले वो मेरे से स्वीकृति लिए कि क्या मैं यह कविता सुनाऊं। तो मैंने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया। मैंने बोला कि हाँ सुनाइए। तो फिर जयप्रकाश नारायण कहते हैं लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। यानी जो रेणु जी ने कविता सुनाया, तो कविता सुन करके जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि अभी हाल की जो दुखद स्मृतियां जो है वो जागृत हो चुकी है, दुखद यादें जागृत हो चुकी हैं और पुरानी से पुरानी जो स्मृतियां थी वो भी जागृत हो चुकी है। वो कहते हैं जयप्रकाश नारायण की इससे हृदय भर उठा। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ या साथ रुका था। ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि जयप्रकाश नारायण जो है मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। और कहाँ जा रहे थे, तो वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे। वेल्लोर कहाँ है, तो मद्रास में है। ठीक, वहां रुकने के बाद क्या होता है, तो कह रहे हैं कि वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे। मतलब जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि जब मैं ईश्वर अय्यर के यहाँ रुका था तो वहां दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर मेरे से मिलने आए थे, गंगा बाबू मिलने आए थे। तो गंगा बाबू को बोलते हैं तो वो तो मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन ये दोनों लोग मेरे से मिले। उसके बाद कहते हैं कि और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। यानी जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि जब जयप्रकाश नारायण दिनकर जी से मिले तो दिनकर जी उनसे बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, आपसे जो आशाएं रखता था, इस आंदोलन से मैंने उसने आपने क्या किया, पूर्ति कर दिया। यानी इस आंदोलन में जो आपने आह्वान किया तरुणों के लिए, तरुणों मतलब होता है युवाओं के लिए, तरुण का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, युवाओं के लिए। तो दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से बोल रहे हैं कि आपने जो तरुणों के लिए किया उसको देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। और ये भी जो दिनकर जी जब मिलते हैं जयप्रकाश नारायण से तो दिनकर जी अपनी हाल की कविता जो है उनको सुनाते हैं। इसके बाद इतना बातें सुन करके जो वहां के जनता बैठ करके जयप्रकाश नारायण का भाषण सुन रही थी, तो सभी लोग जो है तालियां बजाने लगे। तो जयप्रकाश नारायण जो है वो मना करने लोगों को कि तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। मतलब वो मना करने लगे लोगों को कि तालियां अभी मत बजाइए, आप अभी मेरी बातों को आप लोग सुनिए। फिर आगे जयप्रकाश नारायण कहते हैं, क्या कहते हैं, बात ध्यान से आप लोग देखिएगा कि अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे।
जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं भाषण के दौरान ये बोल करके कि आप लोग तालियां मत बजाइए, मेरी बातों को सुनिए। तो इतना कहने के बाद कहते हैं कि अब मैं जो बात बोलूंगा ना वो हुंकार भरे, मतलब कि मेरे मुंह से जो है हुंकार नहीं निकलेगा, लेकिन जो मैं बात कहूंगा, जो मैं विचार रखूंगा वो हुंकार से भरे होंगे। ठीक, क्रांतिकारी वह विचार होंगे और जिन पर लोगों को कह रहे हैं कि आपको अमल करना पड़ेगा। यानी आगे कहते हैं कि अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी। कुर्कियां मतलब होता है जब्त करना, यानी जमीनें जब्त होंगी, यह सब होगा। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मैं जो बातें आपसे कहूंगा, जो विचार अपना रखूंगा, ये सभी हुंकार भरे होंगे, लेकिन इस पे अमल करना आसान नहीं होगा। इस पे अमल करने के लिए हमें बलिदान देना होगा, कष्ट सहना पड़ेगा, लोगों का मार खाना पड़ेगा, जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं उनका मार खाना पड़ेगा, गोलियां सहनी पड़ेगी, हमारे जमीन जो जब्त कर लिए जाएंगे, ये सभी चीज सहना पड़ेगा, तब जाकर के हम अमल कर पाएंगे मेरे विचार पे आप लोग। तो इतना बोलने के बाद फिर कहते हैं कि यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा का विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। ये बोलते हैं जयप्रकाश नारायण की अभी हमारा जो मंजिल है वो रास्ते में अभी दूर जाना है हम लोगों को, और हमें ऐसा कष्ट सहना पड़ेगा, तब जाकर के हमें संपूर्ण क्रांति मिलेगी। फिर आगे क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण, आगे क्या कहते हैं, ध्यान से आप लोग सभी लोग सुनिएगा कि दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों नौजवानों ने कुर्बानियां दी। यानी फिर कहते हैं जयप्रकाश नारायण के अभी हमें दूर जाना है। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक शब्द, एक कथन देते हैं। क्या कथन देते हैं कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। ये किसने कहा था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। उसके बाद कहते हैं कि हमें स्वराज यानी स्वतंत्रता के लिए कितने लाखों नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने जो कुर्बानियां दी, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने, या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है, यानी जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए सरदार भगत सिंह हुए, कई उनके साथी हुए, बंगाल के क्रांतिकारी लोग हुए, महाराष्ट्र के साथी लोग, सभी लोग जो है जितने भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी लोग थे वो सभी अपने जान की बलि दे करके और हमारे देश को आज़ादी दिलाए। तो वही कहा जा रहा है कि आज 27-28 वर्ष बीत जाने पे, उस समय 1974 का समय था, तो हमारा देश का आज़ाद हुए कितना वर्ष हुआ था? तो 27-28 हुआ था। आज का हम वर्ष नहीं लेंगे, आज का लेंगे तो आज अधिक हो जाएगा, लेकिन जब जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे उस दिन के हिसाब से जो है उस समय हमारा देश का आज़ादी का कितना समय हुआ था? तो 27-28 वर्ष बीत चुका था। तो वही बोल रहे हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, लेकिन आज देश के 27-28 साल के बाद भी स्वराज्य जो हमें नहीं मिल पाया है, यानी आज़ाद होने के बाद भी हमें पूर्ण रूप से स्वराज्य नहीं मिल पाया है। जब स्वराज्य नहीं मिल पाया तो फिर क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण? कहते हैं कि उसमें जनता कराह रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत के। यानी बोल रहे हैं कि जो हमें आज़ादी के 27-28 वर्ष बीत चुके हैं, तो ये जो हमें स्वराज्य मिला है इसमें जनता कराह रही है, भुखमरी हो गया है, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार फैल चुका है, और कोई काम जो जनता का बगैर रिश्वत का नहीं होता है, कि आज के समय में भी हम लोग रिश्वत देते हैं, घुसखोरी चल रहा है, ये सभी दे करके हम तब हमारा काम निकलता है। तो वही बोल रहे हैं कि सभी के बगैर जो है जनता का कोई काम नहीं होता। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है। जनता का कहीं भी किसी भी जगह पे, बैंक हो, सरकारी दफ्तर हो, कहीं भी जगह हो, टिकट लेना हो ट्रेन का, हर जगह जो है रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। हर जगह या हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी है, हजारों हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है, शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा। यानी कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि आज के समय में हमें नौजवानों को गुलामी की शिक्षा दे रही है, नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ रहा है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी है, बगैर रिश्वत के जनता का कोई कार्य नहीं होता, भुखमरी हो गया, महंगाई हो गया, हमारे देश में ये सारी चीजें फैल रही हैं, हर चीज तरफ जो है ये चारों तरफ विद्यमान हो चुका है। तब जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि शिक्षा पा करके दर दर ठोकरें खाना, नौकरी के लिए नौकरियां नहीं मिलती है, दिन पर दिन
बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। अपने भाषण के क्रम में जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है, शिक्षा दी जा रही है, लोग जो है शिक्षा पा करके दर दर के ठोकरी खा रहे नौकरी के लिए, और वहाँ नारा दिया जा रहा है गरीबी हटाओ का। तो वो बोलते हैं जयप्रकाश नारायण की गरीबी हटी नहीं है, बस गरीबी हटाओ का नारा लगाया जा रहा है, पिछले वर्षों में जो है गरीबी बढ़ी है। इतना कहने के बाद जयप्रकाश नारायण कहते हैं तो मित्रों आज की स्थिति यह है, यानी ये स्थिति बताएं कि देखिए आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है। और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही लगे, मतलब हृदय को छूने वाले। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर पर वह मेहमान थे। ये बात याद रखना है सभी लोगों को कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो रामनाथ जी गोयनका थे। रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, तो उनके यहाँ दिनकर जी जो है रात में रुके थे मेहमान बन करके। कहा जा रहा है कि रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया गोयनका जी ने, 3 मिनट में। यानी जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान बता रहे हैं कि जब दिनकर जी हमसे मिल लिए और मिलने के बाद इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका के यहाँ रुके थे, तो उसी रात उनको दिल का दौरा पड़ा, तो जल्दी जल्दी जो है रामनाथ जी गोयनका जी उनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचा दिए। तो बड़ा ये ताज्जुब से जो जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि 3 मिनट में, 3 मिनट में कह करके फिर क्या कहते हैं, तो 3 मिनट में कह करके बोलते हैं कि 3 मिनट में शायद पटना का भी अस्पताल जो है रेडी नहीं हो पाता, या 3 मिनट में हम पटना का अस्पताल में भी नहीं पहुंच पाते, ऐसा वो कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि वहाँ के अस्पताल का नाम क्या था? विलिंगडन नर्सिंग होम नाम था। वहाँ के अस्पताल का नाम क्या था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम नाम था। और कहते हैं कि सारा इंतजाम था वहाँ हर प्रकार से वहाँ पर पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। यानी जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान ये भी बोल रहे हैं कि जैसे 3 मिनट में रामनाथ जी गोयनका जी दिनकर जी को अस्पताल पहुंचाए, तो शायद अगर पटना रहता तो वहाँ 3 मिनट में भी जो है हम 3 मिनट के बजाय 3 घंटे में भी अस्पताल पहुंच नहीं पाते या तैयार नहीं हो पाता अस्पताल। आगे कहते हैं कि सभी डॉक्टर सब तरह से औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। यानी जब जिस रात उनको दिल का दौरा पड़ा था दिनकर जी को, उस रात जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वो फिर से जीवित नहीं हो पाए, हार्ट जीवित नहीं हो पाया, और उसी रात उनका निधन हो गया। तो दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। दिनकर जी उस रात किसके यहाँ मेहमान थे? तो रामनाथ जी गोयनका के यहाँ मेहमान थे। ठीक, ये बातें सबको याद रखना है। रामनाथ जी गोयनका कहाँ के मालिक थे? तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। इतनी बातें आप सभी को याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसके बाद कहा जा रहा है भाषण के दौरान कि ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है मेरे 2 मित्रों की कमी कितनी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में तो ताकत थी, जो ताकत थी आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होता। यानी जयप्रकाश नारायण जो किन 2 कवियों को महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, तो एक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का और एक दिनकर जी का। तो दिनकर जी का जो फरीश्वर नाथ रेणु थे, वह भी जो कविता सुनाए थे शुरू में जयप्रकाश नारायण से भाषण देने से पहले, तो वही कविता दिनकर जी की थी। तो जिसे सुन करके ये इनकी स्मृतियां जो ताजी हो जाती है, यादें आ जाती है कि हाँ दिनकर जी रहते तो ये करते हमारे लिए। तो वहीं वो बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि बेनीपुरी जी होते तो आज के इस आवाहन के लिए, आज के इस जुलूस के लिए जो है, जो एक एक शब्द बोलते वो अंगार से भरा हुआ होता है। फिर आगे कहते हैं जयप्रकाश नारायण, क्या कहते हैं भाषण के दौरान कि आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, ना दिनकर जी है ना बेनीपुरी जी। यानी दिनकर जी बेनीपुरी जी दोनों की कमियों को हमारे जयप्रकाश नारायण महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज ये होते तो मैं जो आवाहन किया हूँ उसके लिए कितने बड़े बड़े शब्दों का, बढ़िया बढ़िया कविताओं इन्होंने रचना करती, जिससे लोग जो है में मन में क्रांतिकारी विचार उठते। फिर कहते तो मित्रों ये स्मृतियां जगी और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आ गई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं भाषण के दौरान कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं थक गया हूँ,
और मेरे कंधे पे जिम्मेदारियां आ चुकी है, लेकिन मैं जिम्मेदारियों को मांगा नहीं हूँ। ये वो नहीं बोल रहे हैं कि मैं जिम्मेदारियों को मांगा हूँ, मैं नेता बनना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, नहीं। वो बोल रहे हैं कि मैं जिम्मेदारियों को मांगा नहीं हूँ। कहते हैं कि तरुणों से, तरुणों मतलब होता है युवाओं से। मैंने अभी बताया आप सबको शुरू में ही, तरुणों मतलब होता है युवा। तो युवाओं से, छात्रों से बार बार कहता रहा हूँ कि जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, तो लोकतंत्र में युवका का क्या रोल है यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ कि संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मैंने तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता आ रहा हूँ। और जो यूथ फॉर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के लिए युवा, लोकतंत्र के लिए जो युवा लोग थे, ठीक ना, उनके लिए मैं जो रोल करते आ रहा हूँ, मैंने जो बातें बताया, मैंने जो लिखा, वो सभी जो है उनके लिए थे, ठीक ना। लेकिन वो सभी लोग जो है हमारी बातों को नहीं माने, वो सभी लोग हमारी बातों को नहीं माने। तो वो कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण हमारी बातों को नहीं मानते हैं। आगे कहते हैं क्या चीज, आप लोग बात ध्यान से सुनिएगा। आगे कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के हैं, लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेल्लौर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। यानी जयप्रकाश नारायण अभी बातें बोल रहे थे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बस आप सभी को सलाह दे सकता हूँ, आप सभी को मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं नेता नहीं बनूंगा। तो ये युवक लोग जो थे मुझे जबरदस्ती, मुझसे बार बार कह करके कि आपको बस मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेता बनना होगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। तो जयप्रकाश नारायण टालते रहे, लेकिन अंत में इनको इनकी बातें माननी पड़ी। और जब ये बेल्लौर अस्पताल जा रहे थे, बेल्लौर जा रहे थे, तो वो आह्वान को इनको स्वीकार करना पड़ा। जब आह्वान नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो अपना एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं? तो कहते हैं कि स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नर्मता पूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट नहीं करे कि पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ दूंगा। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण कि मैं जो हूँ इस नेतृत्व को तो स्वीकार कर लिया हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं नेतृत्व को स्वीकार कर लिया तो मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है कि हम आप नेता हैं। अब मुझे कोई पीछे से सलाह देगा सामने खड़ा करके, मुझे डिक्टेट मतलब होता है पीछे से बताना है। तो मैं नेता बन गया हूँ तो मुझे कोई पीछे से सलाह नहीं देगा, पीछे से राय मशवरा नहीं देगा कि मुझे क्या करना है। मुझे जो करना होगा मैं खुद करूंगा। आप सभी की, कहते हैं कि मैं आप सभी की सलाह लूंगा, आप सभी की बातें सुनूंगा। कहते हैं कि तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी बातों को सुनूंगा, सबकी बातों को मानूंगा, हर चीज करूंगा, लेकिन अंत में कहते हैं कि छात्रों की बात सुनूंगा। कहते हैं कि छात्रों की बात सुनूंगा, जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मैं सभी की बातों को सुनूंगा, सभी के लिए मैं समय दूंगा, लेकिन कहते हैं कि आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। यानी वो कहते हैं कि आप सभी लोग मुझे नेता तो बना रहे हैं, ठीक है, मैं सभी की बातों को, सभी की सलाह को सुनूंगा, लेकिन मुझे कोई बताएगा नहीं कि मुझे क्या करना है। वो मुझे जो करना है मैं खुद सोच करके, मैं खुद समझ करके फैसला लूंगा, मैं खुद करूंगा। तभी वो कहते हैं कि इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएं और क्या नतीजा निकलेगा। तो बात सही कहते हैं कि अगर मैं नेता बनाऊं, चाहे मेरे अलावा कोई और नेता बनता, तो वही सलाह ले, वही हर चीज का फैसला ले, कोई उसको बताए नहीं तो इससे आपस में हम लोग बहस करने लगेंगे, झगड़े करने लगेंगे और इधर उधर बिखर जाएंगे, तो हमारा फिर मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा दिनकर जी के द्वारा लिखा गया संपूर्ण क्रांति पाठ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे का जो अर्थ है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा पार्ट 2 आएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। और अगर आप सभी को हमारे क्लासेज का PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्लोकर्स एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।